जब से कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जन्म उत्सव मना और बीजेपी ने घोषणा किया कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा, और इधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो कि हैं बिहार सरकार के, वो उनके जयंती पर बहुत बड़ा रैली किए उनके सम्मान में। इसके बाद में जब बीजेपी द्वारा ऐलान किया गया कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को धन्यवाद दिया और कहा कि बहुत बहुत आभार प्रकट। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जी को, जो कि दलित शोषित समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण दिलाएं, बहुत काम किए, तो आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मेरी बात सुनी। इसके बाद में उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की जिससे आरजेडी परिवार नाखुश रहा, जो कि परिवारवाद पर था। इसके बाद में रोहिणी यादव थी, उन पर एक नहीं तीन तीन ट्वीट कर देती हैं और उनको खरी खटी सुनाती है बिना कुछ नाम लिए हुए। इसके बाद में राजनीतिक गलियारों में, जो कि मीडिया को लेकर बहुत मीडिया के बीच में चर्चाएं बनी रही, और चर्चा यहाँ तक पहुँच गई कि अभी नौबत आ गई कि सरकार रहेगी या जाएगी। इसके बाद में बहुत ऐसा कंट्रोवर्सी मुद्दा चल रहा है कि नीतीश कुमार फिर से चाचा पलटी मारने वाले हैं। इसके बाद में किस तरह नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो आगे क्या होगा, किस तरह से आरजेडी को नुकसान होगा या फायदा होगा, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। साथियों, बिहार में राजनीतिक गलियारों में जो सरकार की बातें हैं कि कौन बनेगा फिर से बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो पलटू चाचा के नाम से मशहूर है नीतीश कुमार जी, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आज बहुत बड़ा सवाल भी रहा है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अभी तक, जहाँ तक अभी हम जब शूट कर रहे हैं, तो जहाँ तक पता चल पा रही हैं, कभी कुछ ऐसा हलचल नहीं है। हलचल है, बहुत हलचल तेज है, लेकिन अभी तक आरजेडी के द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं आया है, जेडीयू के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं आया है। और उनको अल्टीमेटम भी दिया गया था कि आप शाम तक बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो कि मनोज झा जी हैं, उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन अभी तक लमसम अभी 12 बज रहा है और 12 बजे आप लोग के पास में मैं वीडियो भेज रहा हूं, तो समझ लीजिए अभी तक ऐसा कोई जेडीयू की तरह से नहीं आया है। तो कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता कि ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या सरकार माने आरजेडी के साथ रहेगी या बीजेपी के साथ जाएगी। अगर बीजेपी के साथ जा रही है तो क्या इनकी फायदा है, क्या बीजेपी को भी फायदा है। तो समझ लीजिए अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते भी नहीं हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बनता है, तो सिर्फ 1 साल के लिए, समझने वाली बात है। तो क्या इतना बड़ा दाव बीजेपी खेलने वाली है, क्या वो खेल पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार जी पलटू हैं, कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी इधर से उधर जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अगर नीतीश जी इसमें रहते हैं तो ठीक है, अगर इसमें नहीं रहते हैं तो क्या इनको कितना नुकसान सहना पड़ सकता है, कितना आरजेडी को फायदा हो सकता है। तो समझने वाली बातें दोस्तों है कि जिस तरह से जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, तब से जो तेजस्वी यादव द्वारा 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, और लगभग उसमें पूरा होता हुआ दिख रहा है। और इसमें अगर क्रेडिट किसी का जाएगा तो तेजस्वी यादव का जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है इससे बेहतर हुआ, और उनका जो वादा था वादा पूरा हुआ है। इससे लोग उनके ऊपर आकर्षित हैं, उनके ऊपर माने चाह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश जी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। इसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चले जा रहे हैं तो किस तरह से आरजेडी अपना सरकार बना सकती हैं। पूरा चांस है कि आरजेडी सरकार अपना बना सकती हैं। समझ लीजिए कि जो आरजेडी के विधायक है 89 विधायक है, 79 विधायक है, इसके बाद में 19 कांग्रेस का है और 16 सीपीआई एमएल का है। तो आप अगर मिलाएंगे इसको तो हो जा रहा है 114। इसके बाद में अदर जो पार्टियां हैं, जो बैक पार्टियां हैं, हम हो गया हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी, जीतन मांझी की पार्टी, इसके बाद में दोस्तों एआईआईएम के पार्टी हैं, इसके बाद में निर्दलीय हैं। तो समझिए कि किस तरह से इसके बाद में जो जेडीयू के अंदर गए हैं बीएसपी के विधायक, वो 1 हैं। तो अगर इसको जोड़ा जाए 4, अगर जीतन राम मांझी का विधायक जोड़ा जाए, एक का एआईएम का हो जाता है 5 हो जा रहा है, एक निर्दलीय 6 हो जा रहा है, एक बीएसपी का 7 हो जा रहा है। तो अगर आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो 14 7 21 हो जा रहा है। समझ लीजिए 121 चाहिए कितना,
122 चाहिए, 122 तो यानी 121 हो गया। तो एक इधर से भी वो जेडीयू का कोई भी किसी को लालच दे सकते हैं तो शायद वो आने की फिराक में हो सकता है, वो आ भी सकता है। तो इस तरह से इनका समीकरण बन रहा है। आरजेडी का भी, इससे आरजेडी अभी भी घबराई हुई नहीं है। इसके बाद में दोस्तों पहुंचा यहाँ तक भी, जीतनराम मांझी के पास भी लोग गए, उनसे कहा गया कि आप उप मुख्यमंत्री आपके बेटा बन सकते हैं। तो उन्होंने अभी तक इस पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वो निगलेक्ट कर दिए हैं कि हम माने आपको समर्थन नहीं दे रहे हैं। इसके बाद में भविष्य में हो सकता है कि वो दे समर्थन, क्योंकि देने के कारण पीछे क्या है समझ लीजिए। और ये जो महागठबंधन है कितना मजबूत हो जाएगी अगर नीतीश कुमार यहाँ से जाएंगे, तो आप इस माने दूसरी नज़र से आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से महागठबंधन जो है महाशक्तिशाली बनकर उभर सकती है अगर नीतीश जी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से अगर वो नीतीश जी एनडीए में शामिल हो रहे हैं तो चिराग पासवान से नीतीश कुमार जी को बनता नहीं है, थोड़ा भी बनता नहीं है। इसलिए समझ लीजिए कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी मिले थे तो उस समय भी चिराग पासवान जी जो हैं अकेले चुनाव में आए थे और उन्होंने भले जो भी हो उनको हार का सामना करना पड़ा लेकिन उनसे खटपटे रही। इसके बाद में जैसे ही नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हुए तो वहाँ पर चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद में जीतनराम मांझी जी हैं जो कि नीतीश कुमार जी के द्वारा उनके समझ लीजिए उनको पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई थी ताकि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी ख़त्म हो जाए और नीतीश कुमार जी चाह रहे थे कि वो हमारे पार्टी में विलय कर ले। इसके वजह से जीतनराम मांझी खुद को अलग कर लिया और एनडीए में जाकर शामिल हो गए, महागठबंधन में शामिल ना होकर एनडीए में शामिल हो गए। और कह भी थे नीतीश कुमार कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो इस गठबंधन में आप नहीं रह सकते हैं, तो इधर नहीं रहकर जाकर एनडीए में शामिल हुए। तो फिलहाल जब नीतीश कुमार जी अगर एनडीए में अगर जा रहे हैं तो एनडीए से जीतनराम मांझी बाहर आ सकते हैं और चिराग पासवान भी बाहर आ सकते हैं। तो समझ लीजिए कि मुसहर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मांझी जी उनका 3% उनका वोट प्रतिशत है। इसके बाद में जो चिराग पासवान जी हैं 5 से 6% का उनका आबादी है जिस समाज से वो आते हैं और कहीं ना कहीं दलितों पर उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। तो कुछ भी हो सकता है, अगर इधर आ जाएंगे तो बहुत बड़ा समझ लीजिए आपको समझने की बात है कि अगर जातिगत आप हिस्ट्री मिलाने की कोशिश करेंगे, औसत आंकड़ा मिलाने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि जादू 14% हैं। उसमें भी अगर बीएसपी आ जाए, अगर बीएसपी शामिल हो जाए तो जाडो जो वोट बैंक है यहाँ चमार जाति का वोट बैंक है वो बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 6% के आसपास वो हैं, 5% ये हैं, तो 6-5 11 लगभग दोनों को मिला दिया जाए तो इधर उधर से 11% हो जाएगा। 3% मुसहर समाज का हो जाएगा, 11-3 14 हो जाएगा। 14% ऑलरेडी जो जादव समाज का वोट है ऑलरेडी 14 है, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों का वोट बैंक जो है काफ़ी बेहतर है, सिर्फ 3 से 4 पार्टियों को मिल जाने की वजह से। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इनके साथ अगर मिल जा रही है तो महागठबंधन एक शक्तिशाली उभरेगा और कहीं ना कहीं एनडीए को यहाँ परास्त कर देगी। अगर नीतीश कुमार उधर भी जाते हैं तो यहाँ पर भी बले बले हैं, समझ लीजिए यहाँ भी आरजेडी जो महागठबंधन है इनका, इनमें कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। जो भी अगर खोएंगे तो नीतीश कुमार खोएंगे, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने काम करके दिखाए हैं, जिस तरह से लोगों को नौकरियां बांटी हैं, इस तरह से लोगों ने तेजस्वी को माने उनको आगे एकदम कर दिए कि नहीं यही लीडर बेस्ट है। क्योंकि जब से महागठबंधन में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा है किसी का तो तेजस्वी यादव का है। तो समझ लीजिए दोस्तों कि अगर नीतीश कुमार उधर जा रहे हैं फिर भी तेजस्वी यादव यानी आरजेडी यानी महागठबंधन को किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप लोग इस मैंने राय दिया, आप लोग किस तरह से आप लोग इस राय को समझते हैं और किस तरह से सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक को फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।